टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बेड पर कीमो के बाद आंसुओं के उमड़ते सैलाब को रोकने की असफल कोशिश करती मैं ममता तुम्हारी माँ। शायद मैं अपने दोनों बच्चों से ना मिल पाऊँ, पर अपने दिल की आवाज़, अपनी भावनाओं, एहसास और मजबूरियों में कमल बंद कर रही हूँ, जो तुम्हें मेरे मरने के बाद पढ़ने को मिले और तब मेरी भटकती आत्मा को बिना किसी अपराध के अपराध बोझ से ग्रस्त है मुक्ति मिल जाए। पहले मैं अपने बेटे आकाश से कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम 5 साल के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गए हो। तुम चाहते तो बीच बीच में इंडिया आ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त रोहन साल में एक बार आता है, तुम्हारे साथ ही तो गया है। खैर, तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैंने तुम्हें बहुत छोटी उम्र में हॉस्टल में डाल दिया था, और ये शिकायत शायद अब नफरत का रूप ले लिया है, ऐसा मुझे लगता है। बेटा आकाश में शादी के बाद जब ससुराल आए तो मायके से बिल्कुल उल्टा माहौल था। तुम्हारे दादाजी रेलवे के ठेकेदार थे, तुम्हारे पापा जी कुछ नहीं करते थे, दादा और दादी बेहद दबंग किस्म के थे। हमारी शादी भी झूठ बोलकर धोखे से हुई थी। स्कूल कॉलेज में डिबेट में हमेशा ट्रॉफी जीतने वाली ममता शादी के बाद आंसुओं को अपना नसीब और साथी बना चुकी थी। घर में हमेशा लोगों का आना जाना, पीना पिलाना चलता रहता। मैं रसोई में फरमाइश के अनुसार दिन रात जो रहती। तुम्हारी दादी झूले पर बैठी बैठी मेरी कमी निकालती या मेरे माई की बुराई करती रहती। तुम्हारे पापा भी दादाजी के पैसे को अपनी कमाई का पैसा समझने की गलतफहमी पाल रखे थे। अपने माता पिता के इस एहसान तले वो दबे हुए थे। तुम्हारा जन्म हुआ, पार्टी हुई, शराब का दौर देर रात तक चला। तुम्हारे दोनों मामा आए थे जो मुझसे छोटे थे, उन्हें ये माहौल बिल्कुल भी नहीं भाया। मेरा भाई मयंक इसी महीने बैंक में नौकरी ज्वाइन किया था और छोटा भाई मेर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। पति में स्वाभिमान हो, खुददार हो और सबसे बड़ी बात अपने पैसों पर खड़ा हो, तभी अपनी पत्नी के लिए कोई स्टैंड ले सकता है। सच ही कहा गया है, पराधीन सुख सपने नहीं। और तुम्हारे पापा तो बैसाखी यानी अपने पिता के सहारे थे। तुम 3 साल के हो गए थे। मेरे एडमिशन के लिए तुम्हारे पापा से बात की। उन्होंने कहा पापा जी से बात करूँगा। बहुत कोशिश के बाद 5वें साल में तुम्हारा एडमिशन हुआ। थोड़ी देर के लिए पढ़ाने बैठती। तुम्हारे दादाजी की गाड़ी में इसे घूमने जाने का प्रलोभन देखकर तो कभी टीवी के नाम पर तुम्हें बुला लेते। एक दिन किसी ने जले सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया था ड्राइंग रूम में, जिसे तुम उठाकर पी रहे थे और तुम्हारे दादाजी ताली बजाकर हंस रहे थे। तुम्हारे पापा भी वहीं खड़े थे। मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम्हारे दादाजी चिल्लाने लगे, अपनी पत्नी को समझा दो वरना। और तुम्हारे पापा मेरा बाल पकड़कर बोले, औकात में रहो। आंसू बहाने के अलावा मैं क्या कर सकती थी? तुम गाली देना भी सीख गए। जिद्दी और बदतमीज होते जा रहे थे। मैं मजबूर थी। मैं फिर से माँ बनने वाली थी। खून की कमी थी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा बेड रेस्ट जरूरी है। 2-3 बार चक्कर खाकर गिर चुकी थी। तुम्हारी दादी ने ऑपरेशन करवाने की कोशिश की। 4 महीने हो चुके थे। पैसे के प्रलोभन के बाद भी डॉक्टर तैयार नहीं हुई। मुझे मायके पहुंचा दिया गया, क्योंकि ना मैं तुम्हारे पापा के लिए किसी काम की थी, ना ही रसोई संभालने के लायक थी। तुमको लेकर मैं मायके आ गई। मिहिर और मयंक ने जब तेरी हरकतें देखी तो मुझसे सवाल किया, मजबूरन अब तक छुपाया। सच मुझे बताना ही पड़ा। घर वालों ने सर पीट लिया। मिहिर और मयंक दोनों तुम्हें हॉस्पिटल में डालने पर अड़ गए। तुम्हारे दादाजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बहुत पैसा लगाया था और जी जान से लगे थे। इसमें बहुत मुनाफा होने वाला था। वो किसी दूसरे को मिल गया। उन्हें इतना सदमा लगा कि बीपी हो गई, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज का अटैक आया। 3 महीने गंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट रहे। पैसा पानी की तरह बहा, कोई फ़ायदा नहीं रहा। हम तुम्हारे भविष्य के लिए
प्रयास कर अच्छे स्कूल में करवाती है और तुम हॉस्टल चले गए। छोटे भाई बच्चे को हॉस्टल मेरे लिए कितनी बड़ी परीक्षा थी। मेरी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती। तुम्हारे लिए किस दिन और किस रात मैंने आंसू नहीं बहाया होगा। जब तुम पिता बनोगे तो तुमको एहसास पड़ेगा टुकड़े को अपने से दूर करना कितना मुश्किल रहा होगा। फिर आशी का जन्म हुआ। दोनों भाई जब भी मुझे रोते देखते मुझे समझाते, आकाश का भविष्य देखो, अपने आंसुओं को मत बहने दो। 4 महीने की आशी को लेकर मैं ससुराल आ गई। तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ किसी ने नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारे दादाजी में लगे थे। उन्हें हॉस्पिटल घर लाया गया। घर में एक नर्स रखा गया। फिजियोथेरेपी कराने की व्यवस्था की गई। 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे कर्ज उन पर था। चुकाते चुकाते घर बिक गया। किराए के छोटे से घर में तुम्हारी दादी पापा आशी आ गए। गांव की ज़मीन बेचकर जो पैसे मिले उससे घर चल रहा था। तुम्हारे पापा आज बाकी के सहारे चलते थे, अब नहीं। मैं घर बच्चों ट्यूशन पढ़ाने लगी। दोनों भाई हर महीने पैसे देते थे। तुम्हारा पूरा कर्ज वहीं दे रहे थे। फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाने लगी। घर पर ट्यूशन भी करती। इतने के बाद माँ बेटे का व्यवहार मेरे वही था। परिस्थितियाँ मुझ जैसी लड़की को बहू बना दी। छुट्टियाँ ज़्यादातर नानी के घर आते जाते। मैं मेरे दो दिन तुमको लाते और खींच ले जाते। कलेजे से लगाना चाहते पर तुम और आशी की शिकायत थी कि मैंने पैसे बचाने के लिए बाहर नहीं भेजा। समय गुजरता गया। तुम मास्टर डिग्री के बाद योग्यता के बल पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में PhD के लिए चले गए। आशी भी पढ़ाई दिल्ली से कर रही थी। छुट्टियों में अक्सर घर आने की बजाय घूमने चली जाती थी फ्रेंड के साथ। जब घर आती तो मैं जान लगा देती खुश रहने के लिए। पसंद का खाना नाश्ता यूट्यूब को देखकर आने के पहले सीखती हूँ। वो उलझ कर बना के ले जाती थी पर मेरा मुँह बनाती जैसे जहर खा लिया हो। उसकी सहेलियाँ कितना तारीफ करती, आंटी आपके हाथों में गजब का स्वाद है। जाई आंखों में आंसू लिए लौट आती। कहने में झिझक हो रही है पर आज सब कुछ बता दूंगी तुझे। तुम्हारे जन्म के बाद मुझे 15 दिन रक्तस्राव होता था। तुम्हारे पापा से कहा तो बोले आम बात है। लेडी डॉक्टर ने दिखाया। उन्होंने कुछ परहेज बताया। रेस्ट, पौष्टिक भोजन, टेंशन नहीं लेना। बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 3 महीने पति से दूर। ससुराल में इसमें से कुछ भी संभव नहीं था। लापरवाही, तनाव, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए शिकायत मुझे तोड़ने के लिए काफ़ी था। काश कि तुम मेरे आंसू देख पाते। आकाश मेरी मजबूरी समझ पाते। कहते हैं बेटियां माँ के दुख दर्द को समझती हैं पर आशी तुम तबीयत खराब होने पर भी तुमने कभी एक कप चाय गिलास पानी मुझे प्यास से दे देती तो मैं निहाल हो जाती। तुम एक ही कहती थी जब से ब्याह आई है महारानी बीमारी रहती है। नखरे इसके और बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मुझे भी समझ आ रहा है। मीर राखी में आकर मुझे लेकर गया। बच्चे या है नहीं चलो। मुझे 1 महीने से भी फिर से रक्तस्राव हो रहा था। पेड़ों में दर्द था। वजन भी तेजी से कम हो रहा था। मीर और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास गए। उसको टेस्ट करवाएं। रिपोर्ट मुंबई आई, टाइम लगेगा। रिपोर्ट में गर्भाशय में कैंसर निकला। 3रा स्टेज था। आप डॉक्टर ने कहा आप जिंदा दिल रखिए, आप ठीक हो जाएंगी। पर सिनेमा असली जिंदगी में यही फर्क है। सिनेमा में अंत में सब ठीक हो जाता है पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। दोनों भाइयों में मैंने कसम दे रखी थी आशी आकाश को कुछ नहीं बताए और तुम्हारे पापा को भी। अब तुम्हारे पापा भी अपनी गलती महसूस कर रहे हैं। मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते पर उनसे मन से दिल से इतनी दूर जा चुकी थी कि वापस लौटकर आना असंभव है। एक धारणा है जो हमारे रिश्ते पर फिट बैठता है। सब कुछ लुटा के होश में आए। क्या किया? आंसुओं के सैलाब से सब धुंधले हो रहे हैं। ये मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। इलाज, पूजा पाठ सब कुछ की मैं ठीक हो जाऊं पर मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं। मैं अपने आंसू पोंछ रही हूँ। मेरी मजबूरियाँ जानकर शायद मुझे माफ़ कर दो बेटा। तुम्हारी माँ ममता, जिसकी ममता के मुँह गवाह सिर्फ आंसू ही कह रहे थे। बेजुबान है।